हिंदी ऑनलाइन अधिगम में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे से हैं और अपनी तैयारी निरंतर जारी रखे हुए हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी व्याकरण के प्रश्न उत्तर। ये प्रश्न उत्तर सीटेट के साथ साथ सभी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं और इसमें मैंने पूरी कोशिश की है संपूर्ण व्याकरण को समाहित करने की। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके लिए हर रोज़ ऐसी ही एक टेस्ट सीरीज़ लेके आऊँ जिससे संपूर्ण ग्रामर से रिलेटेड आपके जो भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएं और आप और भी ग्रामर के बारे में नॉलेज गेन कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा, क्रिया विशेषण, सर्वनाम या क्रिया? तो देखिए, काम का नाम बताने वाले शब्द को कहते हैं क्रिया। जिन शब्दों से किसी भी काम के होने का बोध हो वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। जैसे चलना, दौड़ना, सोना, खाना, पढ़ना, खेलना आदि जो शब्द हैं वो क्रिया कहलाते हैं। अब मैं आपको डिटेल में एक समझा देती हूँ। इन 2 लाइन से ही मैं आपको ये सारे ऑप्शन जो हैं ये क्लियर करवा दूँगी। संज्ञा, क्रिया विशेषण, सर्वनाम और क्रिया भी इसमें आप डिटेल से समझ पाएंगे। तो देखिए, यहाँ लिखा है, सीता और गीता बाजार गई, वे धीरे धीरे चल रही थी। तो यहाँ पे देखिए, सीता और जो गीता है, सीता गीता ये हैं नाम, तो ये क्या हो गए? ये हो गई संज्ञा। बाजार गई, तो गई क्या हो गया? ये हो गया क्रिया, क्योंकि जाने का पता चल रहा है यहाँ पे क्रिया, कोई काम हो रहा है ना, तो इसलिए ये है क्रिया। वे शब्द क्या हुआ? वे, देखिए सीता और गीता की जगह पे नाम आया है ना वे, तो वे यानी जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। तो वे क्या है? ये है सर्वनाम। धीरे धीरे चल रही थी, अब ये चल रही थी, फिर से देखिए क्रिया आ गया और धीरे धीरे किसके बारे में बता रहा है? ये बता रहा है क्रिया की विशेषता के बारे में कि वो कैसे चल रही थी, धीरे धीरे चल रही थी। तो धीरे धीरे शब्द जो है वो हो गया क्रिया विशेषण, यानी जो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहाँ देखिए एक बच गया शब्द और, तो ये और यहाँ पे क्या है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ पे ये सारे ऑप्शन आपको क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? 2, 3, 4। तो देखिए, रचना की दृष्टि से देखें तो क्रिया के 2 भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक और अकर्मक, इनकी पहचान कैसे करेंगे? सकर्मक क्रिया में देखिए, जैसे जो वाक्य होगा उसमें हम क्या या किसको ये लगाकर प्रश्न करेंगे, तो अगर उत्तर मिल गया तो सकर्मक क्रिया है, उत्तर नहीं मिला तो वहाँ पे अकर्मक क्रिया होगा। जैसे लिखा है, मुझे एक पत्र मिला, तो मुझे एक पत्र मिला, क्या मिला? एक पत्र मिला। तो देखिए जवाब मिला कि क्या मिला? एक पत्र मिला। तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया है। वहीं अगर सीधा लिखा होता मुझे मिला, अब मुझे क्या मिला? कोई जवाब नहीं मिल रहा है इसका ना, तो ये है अकर्मक क्रिया। तो इसी तरह से सकर्मक और अकर्मक की हम पहचान करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जय की विलोमार्थी, जय की नहीं, यहाँ पे जय का होगा। तो देखिए यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पराजय। देखिए ऑप्शन सी में जो लिखा है विजय, वो इसका समानार्थी शब्द है और पराजय जो है वो विलोमार्थी, इसका विपरीत है। आगे देखिए, समास का शाब्दिक अर्थ होता है विग्रह, विस्तार, संक्षेप या विच्छेद। तो देखिए समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, इसे छोटा रूप भी कहते हैं।
दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जब नया शब्द बनाया जाता है तो उस शब्द को समास कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा प्रश्न है, चलिए देखें। व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं इनमें व्याकरणिक दृष्टि से जो शुद्ध रूप से लिखा हुआ है वो आपको चूज़ करके बताना है। तो ए ऑप्शन पे जो ऐतिहासिक लिखा है वही शुद्ध रूप है। ऐतिहासिक इसी तरह से लिखा जाएगा, बाकी सारे गलत ऑप्शन हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आगे है निर्वासित में प्रत्यय। यहाँ पे आपको प्रत्यय पहचानना है। देखिए इक, नी, सित और इत, इनमें से आपको पहचान करना है निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है। तो ऑप्शन डी में जो लिखा है इत, वो निर्वासित में प्रत्यय है। और प्रत्यय का अर्थ है शब्द के जो पीछे लगते हैं वे प्रत्यय होते हैं और आगे लगने वालों को कहते हैं उपसर्ग। तो इसमें निर्वासित शब्द में उपसर्ग कौन सा है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। महान का विलोम शब्द कौन सा है? क्षुद्र, अनुचित, अल्प, नगण्य। तो देखिए महान का ऑपोजिट पूछा है यहाँ पे, तो ऑप्शन ए क्षुद्र ये हमारा उत्तर हो जाएगा। और अनुचित का विलोम बात करें तो उचित, अल्प का अधिक और नगण्य का होगा गण्य। नगण्य यानी जो गिनती में न हो, गिना ना जा सके, और गण्य गिनने योग्य। कौन सा आर्य भाषा समूह में नहीं माना जाता? चीनी, संस्कृत, लैटिन, फारसी। तो देखिए सी ऑप्शन लैटिन जो है वो आर्य भाषा समूह के अंतर्गत नहीं आता। बाकी चीनी, संस्कृत और फारसी ये आर्य भाषा समूह के अंतर्गत आते हैं। और मैंने हिंदी भाषा इतिहास से रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया है, जिसने नहीं देखा वो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के भेद होते हैं 4, 2, 3 या 6। तो देखिए व्युत्पत्ति जिसका अर्थ होता है एटिमोलॉजी। व्युत्पत्ति यानी विशेष उत्पत्ति, शब्द के क्रमिक इतिहास का अध्ययन करना। शब्द के स्वरूप और अर्थ के आधार पर उसका अध्ययन करना क्या होता है? विशेष उत्पत्ति कहलाता है। तो इस हिसाब से शब्दों के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। और वो 4 भेद कौन से हैं? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्न में तत्सम शब्द है। तो यहाँ पे तत्सम शब्द की पहचान करनी है। सत्तू, हल्दी, उपटन। तो देखिए तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से एज इट इज़ यूज़ होते हैं। संस्कृत से जैसे आए हैं वैसे ही हम उनको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे संस्कृत का जो शब्द है वो है हरिद्रा। तो हरिद्रा तत्सम शब्द है। बाकी सत्तू, हल्दी, उपटन ये तद्भव शब्द हैं। तद्भव जो आए तो संस्कृत से होते हैं, पर हम उनको तोड़ मरोड़ कर और अलग तरीके से उसका शब्द बनाकर यूज़ करते हैं। तो हरिद्रा, हरिद्रा का अर्थ होता है हल्दी। हल्दी को ही संस्कृत में हरिद्रा कहा जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और मेरा समझाया हुआ भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह की टेस्ट सीरीज़ के लिए जुड़े रहें हिंदी ऑनलाइन अधिगम के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद।